आज एफवीजी को सिर्फ 3 कैंडल के बीच में एक गैप समझ लिया गया है, जबकि एफवीजी का रियल रिलेशन लिक्विडिटी, ट्रेंड और मार्केट स्ट्रक्चर के साथ होता है। इस वीडियो में हम क्लियरली समझेंगे कि रियल एफवीजी और फेक एफवीजी में क्या डिफरेंस होता है और कैसे 3 कैंडल गैप रूल के अलावा भी एक रियल एफवीजी को समझा जाता है लिक्विडिटी के साथ। उसके बाद हम सीखेंगे कि एफवीजी और लिक्विडिटी को कैसे कंफर्म किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम प्रोफाइल्स, क्योंकि एफवीजी एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है, तो बिना वॉल्यूम्स के एफवीजी को समझना सही नहीं होगा। एफवीजी की लेवल को और एडवांस बनाने के लिए हम आगे सीखेंगे कैसे रियल एफवीजी और लिक्विडिटी को फिबोनाची श्रिंकेज रूल के साथ देखा जाता है, क्योंकि कभी कभार हमारी एफवीजी इधर बन जाती है, एफवीजी फिबोनाची लेवल्स के टॉप में, तो उसको वैलिड नहीं माना जाता है। उस केस में हमें श्रिंकेज देखना पड़ता है। और किसी केस में हमारे पास मल्टीपल एफवीजीज होती है, तो उस केस में हम फिबोनाची का एक्सपेंशन एफवीजी देखते हैं। और थ्रू आउट द वीडियो हम देखेंगे कैसे एफवीजी प्लस लिक्विडिटी को हायर टू लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड किया जाता है, कैसे इसको प्रॉपरली रीड किया जाता है और कैसे मार्केट को परफेक्टली स्ट्रक्चर और ट्रेंड के साथ देखा जाता है इन रिलेशन विद एफवीजी और लिक्विडिटी। तो ये एक वीडियो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने वाला है। इस वीडियो का पूरा मकसद है कि आपको एक प्रॉपर लर्निंग एजुकेशन मिले। तो यहाँ सिखाई किसी भी चीज को ब्लाइंडली टेस्ट ना करे, पहले सीखे फिर बैक टेस्ट करे, फिर जब आपकी रिसर्च कंप्लीट हो जाए फिर आप इन चीजों को जो है वो आपकी अपनी ट्रेडिंग में देख सकते हो। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में समझेंगे कि रियल एफवीजी प्लस लिक्विडिटी क्या होती है, इनकी कॉम्बिनेशन को कैसे देखा जाता है, नॉट जस्ट 3 कैंडल गैप रूल जो आपने सीखा होता है। लेकिन यहाँ पहुंचने के लिए जो है मुझे बेसिक से थोड़ा बहुत आपको सिखाना पड़ेगा। मैं एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ। जैसे कि नॉर्मल केसेस में क्या देखा जाता है, जब हमारे पास एक बुलिश मार्केट होता है, जब आपको दिखे कि कैंडल नंबर 1 और कैंडल नंबर 3 के बीच में एक कैंडल है, जब आप कैंडल नंबर 1 के हाईएस्ट पॉइंट और कैंडल नंबर 3 के लोवेस्ट पॉइंट को मार्क करते हो, अगर उन दोनों में आपको गैप दिख रहा है तो इस गैप को यहां पर हम एफवीजी मानते हैं, जिसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अगर मैं इसको एक बॉक्स की हेल्प से ड्रॉ करूंगा तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो यहां पर आपको ये बॉक्स देखने को मिल रहा है, इसको हम मार्केट का फेयर वैल्यू गैप समझते हैं। अब फेयर वैल्यू गैप एक्चुअली होता क्या है? क्या फेयर वैल्यू गैप मार्केट की लिक्विडिटी होती है? आंसर है लिक्विडिटी नहीं होती। तो फेयर वैल्यू गैप एक्चुअल में होता क्या है? देखो, सबसे पहले इसके वर्ड्स पे आप ध्यान दो। इसमें लिखा है एक फेयर वैल्यू और इसके साथ है गैप। अब फेयर वैल्यू का मार्केट में मतलब होता है कि आप अगर इस फेयर वैल्यू पे ट्रेड करोगे, दैट मींस आपको एक अच्छा प्राइस मिलेगा आइदर बाई करने के लिए या सेल करने के लिए। अब ये जो फेयर वैल्यू के बाद ये गैप आता है, तो ये गैप मार्केट में इम्बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब मार्केट में इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है? इम्बैलेंस का मतलब यहाँ पर 2 तरीके से आप देख सकते हो। या तो मार्केट में प्राइस का इम्बैलेंस हो सकता है या तो मार्केट में वॉल्यूम का इम्बैलेंस हो सकता है। तो अगर दोनों में से एक भी क्राइटेरिया यहाँ पर फॉलो हो रहा है तो इसको हम कहते हैं मार्केट का एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप। अब प्राइस इंबैलेंस और वॉल्यूम इंबैलेंस को कैसे चेक किया जाता है? देखो, आपने मोस्टली देखा होगा कि कभी कभार प्राइसेस जो है वो 100 रुपीज पे अगर क्लोज होंगे तो वो अचानक से 102 रुपए पे खुल जाते हैं। तो इनके बीच में ये जो गैप रहती है जिसमें कोई ट्रेड नहीं हुआ होता है, तो ये आपके प्राइस गैप को रिप्रेजेंट करता है। और अगर आपको दिख रहा है कि एक मोमेंट आया है और उस मोमेंट पे जब आप वॉल्यूम्स लगाते हो और आपको वॉल्यूम्स में क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट में कोई उतना बड़ा सिग्निफिकेंट मूव नहीं है, या अगर मैं आपको किसी और जगह दिखाऊं तो यहां पर आप देख सकते हो इस जोन में कि मार्केट में कोई सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ट्रेड नहीं हुआ है, जो रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम इम्बैलेंस को। तो एक्चुअली में जो ये फेयर वैल्यू गैप होती है ये रिप्रेजेंट करता है मार्केट का प्राइस इम्बैलेंस प्लस वॉल्यूम इम्बैलेंस। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि मेरे कैंडल नंबर 1 और कैंडल नंबर 3 के लो तक हम एक बॉक्स मार्क करते हैं, लेकिन जैसे ही हम आगे देखते हैं तो प्राइस ने क्या किया है कि प्राइस ने इस पूरी फेयर वैल्यू गैप को नीचे ब्रेक किया है। क्या इसका मतलब ये होता है कि अब फेयर वैल्यू गैप वैलिड नहीं है? तो आंसर है ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो जब मार्केट आपको दिखे ना कि अपने पूरे बॉक्स को ब्रेक कर रहा है तो इसको हम कहते हैं मार्केट का पूरा इम्बैलेंस, यानी कि मार्केट जो है वो अपने पूरे इम्बैलेंस को बैलेंस करने आई है। फिर यहां से आपको एक मोमेंटम देखने को मिलता है। अब इसमें एंट्रीज क्या होती है, इसमें हम ट्रेड्स क्या देखते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम इसके कोर कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं। अब यहाँ पर आप इस जगह पे नजर डालो तो स्टिल मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप बची है। तो मार्केट ने क्या किया कि मार्केट जो है वो इसके बीच में आ गया
और फिर यहाँ पर एक कंसोलिडेशन की, फिर मार्केट ब्रेक हो गया। मोस्टली लोग जो है वो यहाँ पर एक बाई का ट्रेड बना देते हैं और विदाउट अंडरस्टैंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर और मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। तो पॉइंट नंबर 2 जो यहाँ पर हम देखते हैं वो ये है कि जो फेयर वैल्यू गैप है ये सिर्फ ट्रेंड की डायरेक्शन में काम करता है। अगर मार्केट एक अप ट्रेंडिंग डायरेक्शन में है तो सिर्फ आपका बुलिश फेयर वैल्यू गैप काम करेगा, और अगर आपका मार्केट डाउन ट्रेंडिंग डायरेक्शन में है तो आपका सिर्फ बेयरिश फेयर वैल्यू गैप काम करेगा। तो अगर हम यहां पर देखें तो मेरे पास यहां पर एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहा है, और साथ ही मैं अगर आगे देखूं तो मेरे पास एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर हम इस सिनेरियो में देखें, ना तो बेयरिश फेयर वैल्यू गैप ने काम किया है, ना तो बुलिश फेयर वैल्यू गैप ने काम किया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये भी आपको जो है वो तभी पता चलेगा जब आपका ट्रेंड और प्राइस स्ट्रक्चर यहां पर स्ट्रांग होगा। जैसे कि मैंने आपको कहा, अगर यहां पर बेयरिश ट्रेंड होता तो ये फेयर वैल्यू गैप काम करनी चाहिए थी, अगर बुलिश ट्रेंड होता तो ये वाली फेयर वैल्यू गैप काम करनी चाहिए थी। लेकिन अगर हम इस वक्त इस गोल्ड के स्ट्रक्चर में देखें तो मार्केट कर क्या रहा था? मार्केट ऑलरेडी जो है वो अपनी एक लिक्विडिटी लेवल से ऊपर जा रहा था। प्रीवियसली मार्केट में जो है वो एक अप ट्रेंड था। दैट मींस इस फेयर वैल्यू गैप के काम करने के चांसेस जो थे वो बहुत ज्यादा कम थे। तो अगर ये काम नहीं करेगी, दैट मींस आगे जो हमारी बुलिश फेयर वैल्यू गैप है वो काम करनी चाहिए, जो यहां पर है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये हमारे हाई के बिल्कुल सामने है, और ये फेयर वैल्यू गैप भी काम नहीं करती, जो कि मैं आपको आगे फिबोनाची के रूल्स के साथ सिखाने वाला हूं। अब आपका क्वेश्चन रह सकता है, सर इस फेयर वैल्यू गैप ने काम क्यों नहीं किया? तो ये क्वेश्चन भी हम यहां पर एड्रेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ मार्केट की लिक्विडिटी एंड वॉल्यूम प्रोफाइल्स। अब हम इस फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी का एडवांस कॉन्सेप्ट यहां से स्टार्ट करते हैं, तो जिसमें हम देखेंगे कैसे इन फेयर वैल्यू गैप्स को वॉल्यूम्स के साथ कंफर्म किया जाता है और फिबोनाची के साथ श्रिंकेज या एक्सपेंशन देखा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप एक मॉडल को देखो जब आपने सप्लाई एंड डिमांड जोन का हमारा वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने आपको 2 मॉडल सिखाए थे। एक था जब मार्केट एक रैली करता है, फिर मार्केट एक कंसोलिडेशन करता है, फिर मार्केट रैली करता है, जिसको हम कहते हैं मार्केट का रैली बेस रैली मॉडल। तो रैली बेस रैली मॉडल को ट्रेड करने के लिए मार्केट में आप पहले ब्रेकआउट से ट्रेड करते हो। अगर ब्रेकआउट ट्रेड ना कर पाए तो हम मार्केट की लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट का वेट करते हैं, फिर यहाँ नीचे से जो है ट्रेड करते हैं, आइदर यहाँ पर रीटेस्ट पे ट्रेड करते हैं। तो इन केसेस में जो फेयर वैल्यू गैप्स है वो सबसे ज्यादा इंसान को कंफ्यूज कर देती है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर अपने चार्ट में देख पा रहा हूँ कि मार्केट ने सबसे पहले एक रैली की है, रैली के बाद मार्केट ने एक बेस बनाया है, और फिर मार्केट ने एक रैली की है। अब देखो इस रैली बेस रैली के अंदर जो भी यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप्स बनते हैं वो वैलिड नहीं होते हैं। यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप्स बनते हैं जो आगे के लिए फिर वैलिड नहीं होते हैं। इस पूरे केस में जब भी आपको कुछ वैलिडिटी देखनी हो तो वो आपका ये वाला जोन रहता है। इस जोन की हम वैलिडिटी देखते हैं। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम बॉटम से टॉप तक मैं वॉल्यूम प्रोफाइल्स देखता हूं, जो कि मैं ट्रेडिंग व्यू के इस सेक्शन से लाता हूं, फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। तो जब मैं इसको बॉटम से टॉप तक लगाता हूं तो यहां पर जो आपको ये हाई स्पाइक्स वाले ब्लू कलर के लाइन्स दिख रही है, ये वॉल्यूम के स्पाइक्स को रिप्रेजेंट करता है। दैट मींस इस एरिया में हाई वॉल्यूम्स को ट्रेड किया गया है। तो यहाँ पर हाई वॉल्यूम्स का आना ये कंफर्म करता है कि इस रैली बेस रैली में एक्चुअली यहाँ पर इस बेस में अच्छी खासी लिक्विडिटी है। अगर मैं आगे के लिए देखूं तो मार्केट में मैं देख सकता हूं कि एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर बनी है और सेकेंड फेयर वैल्यू गैप इंटरनली यहाँ पर बनी है। तो इन पे ट्रेड करना वैलिड नहीं होता है। आइदर यहाँ पर और मुझे एक सेल साइड फेयर वैल्यू गैप देखने को मिली है, तो यहाँ पर बाई साइड हो, यहाँ पर सेल साइड हो, इन फेयर वैल्यू गैप्स में किसी भी फेयर वैल्यू गैप के काम करने के चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि मार्केट में इम्बैलेंस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी होती है। तो क्योंकि इन फेयर वैल्यू गैप्स में कोई एक्चुअल लिक्विडिटी तो होती नहीं है, इसलिए ये इस लिक्विडिटी के साथ कंपीट नहीं कर पाती है। तो तभी हम देखते हैं कि इस केस में मार्केट जब ऊपर जाता है, बेस बनाता है, फिर रैली करता है, तो मार्केट दोबारा इसी जोन में रिटर्न करके एक बड़ा मूव दे देता है। तो ना तो यहाँ पर इन फेयर वैल्यू गैप्स का काम है, ना तो यहाँ पर है। तो पहला पॉइंट, जब आपके सामने लिक्विडिटी स्ट्रांग हो तब फेयर वैल्यू गैप्स के काम करने के चांसेस 0 होते हैं, तो उनको जस्ट एज ए नॉर्मल स्ट्रक्चर वहां पर ट्रीट किया जाता है। आई होप ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप्स के लिए अंडरस्टैंड
हुआ होगा। अब फेयर वैल्यू और लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के पॉइंट नंबर 3 में यहाँ पर ध्यान दे। हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हमें दिखने को मिल रहा है कि मार्केट में एक लंबी कंसोलिडेशन है और लंबी कंसोलिडेशन के बाद प्राइसेस में एक मोमेंटम आया है। तो इस मोमेंटम में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि हमें एक स्ट्रक्चरल फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर देखने को मिल रही है जो कि एक बुलिश साइड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस केस में आप यहाँ पर ध्यान दो, जब आपके पास मार्केट में प्रीवियसली एक कंसोलिडेशन जोन होगा और उसके बाद एक ऑर्डर ब्लॉक और डिमांड जोन की फॉर्मेशन हुई होगी। तो अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक और डिमांड जोन को यहाँ पर मार्क करूं तो ये हमारा जो है वो एक डिमांड जोन बन जाएगा और हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी बन जाएगा। तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को कंफर्म करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रही है। तो क्योंकि हम एक लिक्विडिटी जोन के सामने हैं, यानी कि फेयर वैल्यू गैप इधर तक आया है और ये बराबर लिक्विडिटी जोन के साथ है, तो इस केस में फेयर वैल्यू गैप जो है वो जस्ट एज मैनिपुलेशन काम करती है, वो एज ए फेयर वैल्यू गैप काम नहीं करती है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल्स की हेल्प से कंफर्म करूं तो बॉटम से टॉप तक यहाँ पर हम एक फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल लगा सकते हैं और नीचे आप यहाँ पर चेक करें कि हमें वॉल्यूम्स एक अच्छे खासे क्वांटिटी में देखने को मिल रहे हैं। तो जब इस लिक्विडिटी जोन में मार्केट रिटर्न करेगा तो इसके वर्किंग चांसेस होंगे यहाँ पर जो ये आपको वॉल्यूम्स के इम्बैलेंस जोन्स दिख रहे हैं, दैट मींस इनमें कोई वॉल्यूम कोई ज्यादा ट्रेड नहीं हुआ है, तो ये प्राइस इम्बैलेंस प्लस वॉल्यूम इम्बैलेंस दिखाता है जो कि एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पर इस फेयर वैल्यू गैप को अगर आप देखोगे तो ये वैलिड नहीं मानी जाएगी क्योंकि उतना भी कोई यहाँ पर वॉल्यूम इम्बैलेंस नहीं है। तो इसलिए जब भी आपको एक डिमांड जोन या ऑर्डर ब्लॉक के सामने फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलेगी, उस केस में हम क्या करते हैं, मार्केट का जो फेयर वैल्यू गैप है उसको वैलिड नहीं माना जाता है और जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो, जैसे ही वहां से प्राइसेस ऊपर जाते हैं इसके नीचे हमारा एसएल होता है, यहां से हम 1:2 या 1:3 के जो है वो ट्रेड्स देखते हैं, तो जो कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि आगे हिट हुआ है। तो इस केस में भी जो आपका फेयर वैल्यू गैप है वो इनवैलिड होता है और एक जस्ट मैनिपुलेशन होती है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर और एक लर्निंग एग्जांपल देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट एक कंसोलिडेटिंग जोन में है और उस कंसोलिडेटिंग जोन के बाद यहाँ पर एक एफवीजी बन रहा है और इस एफवीजी के सामने ही हमारा एक लिक्विडिटी जोन है। जैसे कि हमने रूल समझा कि एफवीजी यहाँ पर काम नहीं करेगा, ये जस्ट एज ए मैनिपुलेशन यहाँ पर काम करता है। यहाँ पर जो रियल जोन होता है वो हमारा यहाँ पर डिमांड जोन या ऑर्डर ब्लॉक का जोन होता है। अब यहाँ पर मैं इस डिमांड जोन और ऑर्डर ब्लॉक जोन को यहाँ पर मार्क करता हूँ और साथ ही में डिफरेंट कलर्स के साथ हम यहाँ पर इस फेयर वैल्यू गैप को मार्क करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि मार्केट जो है एक फेयर वैल्यू गैप में पूरा आ गया है। अब क्या हम यहाँ से ट्रेड करेंगे, तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दो कि मार्केट इस डिमांड जोन को लिए बिना ही ऊपर चला गया। अब देखो ऐसे केसेस में क्या करते हैं हम, जब आपको दिखे ना कि एक फेयर वैल्यू गैप की रेस्पेक्ट हो रही है, वो भी डिमांड जोन की तरफ बिना नजर देखे, तो आपको इस लाइन को मार्क करना पड़ता है और यहाँ पर आप इस लाइन का क्या काम रहता है, दिस शुड ब्रेक, ये लाइन ब्रेक होनी चाहिए। और जैसे ही ये ब्रेक होगी क्या आप सेल करोगे, तो आंसर है नहीं, हम यहाँ से सेल नहीं देखेंगे ब्रेक पे। जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगा ये डिमांड जोन में आएगा, फिर से यहाँ से जो है हम मार्केट का सेल पोजीशन देख सकते हैं, फिर से यहाँ पर हम मार्केट का जो है वो फिर बाई पोजीशन देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ रूल्स आपको याद रखने हैं। जिस हाईएस्ट पॉइंट से एक रिट्रेसमेंट आया था, तो मैं इस हाई पॉइंट को यहाँ पर मार्क करता हूं और इस हाई को मैं यहाँ पर लिखता हूं स्विंग हाई। तो जब आपको दिखे कि जिस स्विंग हाई से रिट्रेसमेंट आया था और एक मैनिपुलेशन फेयर वैल्यू गैप के बाद प्राइसेस जो है वो ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर जाने के बाद अगर वो फिर से रिट्रेस कर रहे हैं नीचे, इसको ब्रेक किए बिना, रूल रहेगा कि ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक नहीं हो रहा है, फिर मार्केट इसके नीचे आ रहे हैं, तब यहां से आप बाइंग का ट्रेड देख सकते हो जो कि एक वैलिड ट्रेड रहता है। तो अगर हम आगे देखें कि इस चार्ट में क्या हुआ है, तो मार्केट जो है वो ऊपर गया लेकिन इसको ब्रेक अभी नहीं किया। एक कंसोलिडेशन देने के बाद हम देख सकते हैं कि मार्केट अपने जोन में आ चुका है, यहाँ पर हम ट्रेड करते हैं, इसके नीचे हमारा एसएल है और जो हमारा टारगेट है वो स्विंग हाई के ऊपर रहता है, जो कि यहाँ पर इन द रेशियो ऑफ 1:9 बन रहा है। तो जैसे ही हम आगे इस ट्रेड में देखते हैं तो मार्केट थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन करने के बाद हमारे टारगेट को यहाँ पर हिट करता है। तो इस तरीके से आप जो है सिंपल फेयर वैल्यू गैप के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर
देख सकते हो। दैट मीन्स फेयर वैल्यू गैप इन कॉम्बिनेशन विद लिक्विडिटी। तो ये तो था यहाँ तक कि कहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप्स जो है वो हमें मैनिपुलेशन दिखाते हैं। अब हम वो जोन्स ढूंढते हैं जहां पर फेयर वैल्यू गैप जो है वो एक्चुअली काम करती है। अब हम देखते हैं फेयर वैल्यू प्लस लिक्विडिटी के वो जोन्स जो एक्चुअली वर्क करते हैं। यहाँ तक हमने देखा था फेलियर, मैनिपुलेशन, ड्रॉ कैसे करते हैं, रूल्स क्या होते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीजें याद रखो। देखो, जब एक अप ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो हमें पता है कि मार्केट में हायर हाइज और हायर लोज की स्ट्रक्चर जो है वो बनते रहते हैं। यहाँ पर जिस भी लो की वजह से अपने हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ होता है, ये लो जो है वो लिक्विडिटी है। यहाँ पर ये इस लो ने इस हाई की ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो ये लिक्विडिटी, ये लेवल लिक्विडिटी है। इस लो ने इस हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है तो ये लिक्विडिटी है। तो पहले आप ये रूल रखो कि यहाँ पर लिक्विडिटी किस किस जगह है और कौन से लोज पे है। रूल नंबर सेकंड पे मैं आ जाता हूं। जब प्राइस ऊपर जाता है तो वो ऊपर ही नहीं जाता रहेगा, इसको एक रिट्रेसमेंट देनी है। अब ये रिट्रेसमेंट कहां तक आती है, इसके लिए हम मार्केट के बॉटम से मार्केट के टॉप तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं और 61 और 78% जोन के बीच में यहाँ पर एक 50% लाइन मार्क करते हैं। तो इसको हम लिखते हैं दिस शुड नॉट ब्रेक। तो ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए और जब तक ये ब्रेक ना हो जाए तब तक किसी भी पॉइंट से जो है वो मार्केट में प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट्स ध्यान रखना, अगर मार्केट गिर के 23% लेवल तक आ रहा है, यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होता है और इसको यहाँ पर लिक्विडिटी लो नहीं माना जाता है। और यहाँ पर अब फेयर वैल्यू गैप की भी रूल स्टार्ट होता है। देखो, अगर आपकी फेयर वैल्यू गैप इस टॉप से इस 38% के जोन से थोड़ा ऊपर किसी भी जगह बन रही है तो उस फेयर वैल्यू गैप को वैलिड नहीं माना जाता है। आपकी जो मोस्ट वर्किंग वैलिड फेयर वैल्यू गैप्स होती है वो इस जोन से लेकर इस जोन तक आपको देखने को मिलती है, तो वो जो है वो फेयर वैल्यू गैप वैलिड होती है। एक बार अगर मार्केट इस जोन के नीचे आ गया और यहाँ पर आपको फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रही है तो उस केस में क्योंकि लिक्विडिटी हमारे सामने ही है तो मार्केट जो है वो लिक्विडिटी लेने जाएगा, फिर वहां पर ऊपर जाएगा। दैट मीन्स यहाँ नीचे भी आपके फेयर वैल्यू गैप जो है वो काम नहीं करते। सिंपल रूल, यहाँ से यहाँ तक फेयर वैल्यू गैप वैलिड नहीं है, यहाँ से यहाँ तक फेयर वैल्यू गैप वैलिड नहीं है। जो फेयर वैल्यू गैप वैलिड है वो सिर्फ फिबोनाची के इन जोन्स में वैलिड है और आप किसी भी टाइम फ्रेम पे वो देख सकते हो। अब कभी कभार क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि प्राइस ऊपर गया फिर मार्केट जो है वो नीचे आने वाला है, हमें जैसे कि मैंने आपको कहा यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलती है, दूसरी फेयर वैल्यू गैप हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको कहा बॉटम से टॉप तक आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना है और फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ साथ जैसे मुझे दिख रहा है कि 23 और इस जोन के बीच में फेयर वैल्यू गैप है तो इसको वैलिड नहीं माना जाएगा, तो इसको मार्क करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके की फेयर वैल्यू गैप हो, फिर बीच में थोड़ा सा जोन हो और आपकी सेकेंड फेयर वैल्यू गैप यहां तक हो, तो इस केस में क्योंकि ऊपर की फेयर वैल्यू गैप जो है ये वैलिड है, लेकिन कितनी वैलिड है, देखो इसको मैं यहां तक श्रिंक करूंगा, इतनी फेयर वैल्यू गैप वैलिड है। अब मार्केट इस यहां से यहां तक का है तो क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप भी वैलिड जोन में है और ये भी वैलिड जोन में है तो इस फेयर वैल्यू गैप को एज ए सिंगल सिस्टम ट्रीट किया जाता है और इस तरीके से इसको ड्रॉ किया जाता है। आप यहाँ पर देखो, मैंने ऊपर वाली फिबोनाची का यहाँ पर श्रिंकेज देखा, अगर यहाँ पर मेरी नीचे वाली फेयर वैल्यू गैप कुछ इस तरीके से होती यहाँ से यहाँ तक था तो इसका भी मुझे जो है वो श्रिंकेज देखना पड़ता। वो कहाँ से कहाँ तक, देखो मुझे पता है फेयर वैल्यू गैप जो है वो यहाँ तक होनी चाहिए तो इसको मैं श्रिंकेज इस तरीके से देखता। तो यहाँ पर श्रिंकेज का रूल भी आप यूज कर सकते हो इन फेयर वैल्यू गैप्स के साथ, तो एक अच्छा पॉइंट बनता है, आपको एक अच्छा सेटअप देता है। तो लर्न करना है और बैक टेस्ट करना है। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने चार्ट खोला है जो कि निफ्टी 50 के 5 मिनट्स का चार्ट है। अब यहाँ पर आप देखिए मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर है। दैट मीन्स मेरे पास जो फेयर वैल्यू गैप्स वैलिड होंगी वो होगी मेरे पास बुल एफपीजी, यानी कि बुलिश एफपीजी सिर्फ मेरे पास वैलिड होंगी। जो मेरे पास बेयरिश फेयर वैल्यू गैप्स होंगी वो यहाँ पर वैलिड नहीं है, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि जो फेयर वैल्यू गैप्स का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड की डायरेक्शन में वर्क करता है। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, जैसे ही मार्केट नीचे आया पहले तो यहाँ पर हमें एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिली है, तो क्योंकि ये अपोजिट साइड डायरेक्शन की फेयर वैल्यू गैप है तो ये काम नहीं करेगी, तो इसको मार्क करने का भी कोई फायदा नहीं है। अब पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर जो है आपको स्ट्रैटेजी एक पता होगी अगर आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे कि हम टॉप से बॉटम तक परसेंटेज स्केल लगाते हैं और अगर हमें दिखे कि ये जो निफ्टी का मोमेंट है 0.65% से कम है तो हम यहाँ पर पहला सपोर्ट मार्क करते हैं और पहले सपोर्ट के ब्रेकआउट पे ही हम ट्रेड
कर सकते हैं। तो दैट मीन्स पहली एंट्री यहाँ या यहाँ हमारी एंटर हो रही थी। अब इसके बाद यहाँ पर आप आगे देखो, अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट जो है वो इस हायर पॉइंट से यानी कि इस हायर लो से जो है वो ऊपर तक गया है और यहाँ पहुंचा, और यहाँ पहुंचने के बाद आप यहाँ पर इसकी फेयर वैल्यू गैप्स को देख सकते हो, जैसे कि मेरा फेयर वैल्यू गैप एक यहाँ से यहाँ तक का है, और जो दूसरा फेयर वैल्यू गैप इसने नॉर्मली बनाया था वो यहाँ से यहाँ तक का है। ठीक है, अब पहले मूव में क्योंकि जब यहाँ तक प्राइसेस आए थे तो ये 23% तक ही आया होगा, तो इसको इनवैलिड माना जाएगा। और तो क्योंकि ये ऊपर है अभी 38% जोन से, अब देखो यहाँ इसका 38% जोन है, तो अगर ये इस जोन से ऊपर फेयर वैल्यू गैप बनी है तो मैं क्या करूंगा, उतने पार्ट को मैं यहाँ से श्रिंक कर दूंगा, और इसको लिया भी गया है तो यहाँ तक मेरी फेयर वैल्यू गैप बच रही है। और सेकेंड फेज में यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि ये अप्रोक्सीमेटली 78 तक आया है, तो इसको भी जो है वो थोड़ा बहुत यहाँ पर 50% लेवल तक श्रिंक किया जाएगा। अब यहाँ पर जो श्रिंकेज के बाद हम रूल देखते हैं, वो आप इस बॉटम एफवीजी को यहाँ से यहाँ तक ले जा सकते हो सिंपल केसेस में, और पहली वाली फेयर वैल्यू गैप को हटा देते हो, और इसको जब आप आगे श्रिंक करते हो, जो आपकी यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बनती है, इसका आपको सेटिंग्स में आकर मिडिल लाइन एक्टिवेट करनी है इस बॉक्स की। तो मिनिमम मिडिल लाइन तक अगर आ जाए तो आपके यहाँ पर ट्रेड जो है वो वैलिड बन जाता है। मार्केट यहाँ से जैसे ही ऊपर जाता है आपकी एंट्रीज यहाँ पर बनेगी, इसके नीचे आपका एसएल होगा, और आपका जो टारगेट होता है वो इस हाईएस्ट पॉइंट से, यानी कि जो स्विंग का बॉटम से टॉप तक ये जो पॉइंट होता है जहां पर हमने फिबोनाची लगाया है, इसके हाई के ऊपर आपका टारगेट होता है, या मिनिमम, या आप 1:3 के रेशियोज में देख सकते हो। दैट मीन्स यहां से यहां तक का जो मेरा टारगेट है वो बन रहा था, जो कि इन द रेशियो आप 1:5 है। तो यहाँ पर इसमें मैंने कौन कौन सी चीजें देखी, एक तो मैंने देखा कि श्रिंकेज ऑफ फेयर वैल्यू गैप क्या है, दूसरा मैंने देखा कि इन जोन्स में फेयर वैल्यू गैप होगी तो हम मार्क नहीं करते हैं, इससे नीचे होगी तो मार्क नहीं करते, क्योंकि अगर नीचे आएगा तो तब तो लिक्विडिटी ही लेगा। देखो अगर ये फेयर वैल्यू गैप ब्रेक होगी दैट मीन्स ये नीचे 78 में आएगा, फिर तो मार्केट को लिक्विडिटी लेनी है, तो उस केस में लिक्विडिटी से ही मार्केट जो है वो ऊपर जाता है। तो हमने वो भी सीखा था कि वहां फिर फेयर वैल्यू गैप वैलिड नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी वैलिड होती है। अब आप इसी केस में देखो, मार्केट ने यहाँ पर उल्टे साइड का भी एक फेयर वैल्यू गैप बनाया था। अब ट्रेडर्स कंफ्यूज क्या होता है कि मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, जैसे ही वो स्लो डाउन देखते हैं तो वो ट्रेड्स ले लेते हैं यहाँ पर, तो जो कि इनवैलिड है, क्योंकि ये ट्रेंड की अपोजिट साइड डायरेक्शन की फेयर वैल्यू गैप है। तो सिमिलर केस में यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप के इम्बैलेंस को ले लिया है, जो कि एक वैलिड पॉइंट है। क्यों वैलिड पॉइंट है? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो है अप ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर था, तो यहाँ से यहाँ तक का आपको एक अच्छा मोमेंट देखने को मिला है, और यहाँ पर कोई लिक्विडिटी लेवल भी नहीं थी। और अगर मैं इसको भी फिबोनाची से देखता तो बॉटम से टॉप तक मैं फिबोनाची लगाता, तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये इधर बन चुका है 38 से नीचे, तो इसको ड्रॉ करने के लिए मेरे पास जो है वो जोन इतना बन जाता है, तो फिर इसी जोन से मार्केट ने आगे रिएक्ट किया है। तो आप इन चीजों को और भी कंफर्म कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम प्रोफाइल्स। मैं जब बॉटम से टॉप तक यहाँ पर वॉल्यूम प्रोफाइल्स को लगाऊंगा तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो फेयर वैल्यू गैप है वो यहाँ से यहाँ तक का बन रहा था, पॉइंट नंबर 1, और सेकेंड केस में यहाँ पर आपका एक लिक्विडिटी जोन बन रहा था, और थर्ड केस में आप देख सकते हो कि जो आपकी ऊपर वाली असल फेयर वैल्यू गैप थी वो यहाँ से यहाँ तक की बन रही थी, जो कि मार्केट ने इसको यहाँ पर मिटिगेट कर दिया। दैट मीन्स एक्चुअल कॉन्सेप्ट के साथ अगर हम वॉल्यूम्स को इसके साथ इंक्लूड करें तो हमारी जो पिक्चर है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। अब आप इस पिक्चर में देखो क्या हो रहा है। देखो सिंपली मार्केट का यहाँ पर एक लिक्विडिटी जोन है, तो मैंने लिक्विडिटी जोन को मार्क किया। ये मार्केट का फेयर वैल्यू गैप है, आप देखोगे यहाँ तक मार्केट आया भी नहीं है एक्चुअली, और ये मार्केट का एक फेयर वैल्यू गैप था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम्स जो है वो ट्रेड हुए थे तो इसको भी मार्केट ने उतना कोई रेस्पेक्ट नहीं दिया। तो एक्चुअली में यहाँ पर भी आप देखोगे ना तो मार्केट अल्टीमेटली इम्बैलेंस उसको फिल करता है, यहाँ पर इम्बैलेंस उसको फिल किया और फिर आगे लिक्विडिटी जोन से ही मार्केट ऊपर गया है। तो जब भी आप इन फेयर वैल्यू गैप्स के कॉन्सेप्ट्स को देखोगे तो इनको अकेले देखना सही नहीं रहेगा। आपको 1000 ऐसे ट्रेड मिलेंगे जो कॉन्सेप्ट्स वहां पर इनवैलिड बन रहे होंगे, इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप्स वहां पर बन रही होंगी। तो इनको और ज्यादा कंफर्म करने के लिए, डिटेल में देखने के लिए आप इनके साथ फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स लगाते हो, आप इनके साथ वॉल्यूम प्रोफाइल्स लगा देते हो। अगर आपको वॉल्यूम प्रोफाइल्स के कॉन्सेप्ट्स नहीं है तो हमने इस पे ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड की है, तो आप वो वीडियोस देख सकते हो। फिबोनाची का कॉन्सेप्ट नहीं है तो उस पे भी हमने वीडियोस डाले हैं। निफ्टी की स्विंग्स का कॉन्सेप्ट नहीं है तो उस पे भी वीडियो है। अगर इस फेयर वैल्यू का लिक्विडिटी के साथ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है तो उस पे भी ऑलरेडी एक हमारी वीडियो
है वो भी आप देख सकते हो।